गुड मॉर्निंग। आज हम बेंथम के उपयुक्तवाद के बारे में चर्चा करेंगे कि उपयुक्तवाद संबंधी जो सिद्धांत बेंथम देते हैं उसमें क्या चर्चा करते हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। जो बेंथम हैं उनको उपयुक्तवाद का जनक कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने उपयुक्तवाद को सैद्धांतिक जो आधार है, जो रूपरेखा, सैद्धांतिक जो रूपरेखा है उपयुक्तवाद को बेंथम ने ही प्रदान की थी, इसलिए उनको उपयुक्तवाद का जनक भी कहा जाता है। बेंथम का ये मानना था कि जो मानव है, जो व्यक्ति है, उनको दो शक्तियाँ नियंत्रित करती है। कौन कौन सी दो शक्तियाँ हैं? एक सुख और एक दुख। ये दोनों शक्तियाँ मानव को नियंत्रित करती है, उनको निर्देशित करती है। वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, इन्हीं के सारे चलता है। ठीक है, दोनों शक्तियाँ नियंत्रित करती है, लेकिन मानव क्या चाहता है? हमेशा जो सुख है वो प्राप्त करने की चेष्टा रखता है, हमेशा सुख को प्राप्त करने की चेष्टा रखता है। वो ये चाहता है कि उसे हमेशा सुख मिले, हमेशा सुख की अनुभूति हो, तो वो सुख के लिए कार्य करता है। लेकिन दुख वाली शक्तियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो भी आती है। लेकिन व्यक्ति होता है वो क्या करता है? हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। बेंथम ये भी बोलता है कि व्यक्ति को जब करता है तो उसका उद्देश्य नहीं देखना चाहिए कि उसका उद्देश्य सही है या गलत है। उसका परिणाम देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या मिल रहा है, उसके ऊपर उसको कार्य करना चाहिए। यदि कोई भी कार्य कर रहा है तो उसका उद्देश्य सही है या गलत है, कुछ भी हो, लेकिन यदि उसका रिजल्ट उसके पक्ष में आ रहा है, जैसे किसी भी देश से यदि युद्ध हो रहा हो और आपका उद्देश्य चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन आपकी उसमें विजय होते हो, इसमें इसमें विजय होते हो, तो मतलब कि आप सफल हुए। यही उस युद्ध की उपयोगिता है। तो बेंथम ये कहता है कि आपको क्या देखना चाहिए? उसका परिणाम देखना चाहिए, उद्देश्य से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बेंथम सुख दुख के प्रकारों की भी चर्चा करता है कि सुख कितने प्रकार के होते हैं, दुख कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करता है। बेंथम के अनुसार सुख 14 प्रकार के होते हैं और दुख 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सुख 14 प्रकार के होते हैं और दुख 12 प्रकार के होते हैं। बेंथम हमेशा सुख दुख के केवल बाह्य स्रोतों की चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है? बाह्य स्रोतों की चर्चा करता है। वो कहता है कि जो सुख या दुख है उसको केवल बाह्य स्रोत ही व्यक्ति को प्रदान करते हैं। उसके माध्यम से ही उसको सुख मिलता है, चाहे उसके माध्यम से ही उसको दुख मिलता है। वो व्यक्ति के आंतरिक भावना या आंतरिक मन की बात नहीं करता। वो कहता है कि सुख और दुख क्या है? बाह्य स्रोतों से मिलने वाली चीज़ है। बाह्य स्रोत कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है या आर्थिक भी हो सकता है। कि इन तत्वों से व्यक्ति को क्या मिलता है? सुख मिलता है या दुख मिलता है। हो सकता है कि प्राकृतिक सौंदर्य को देख के उसको सुख मिले, अनुभूति, सुख की अनुभूति होती हो। राजनीतिक शक्ति उसे प्राप्त हुई हो तो वो सुखी अनुभव करता हो, या राजनीतिक पराजय प्राप्त हुई तो उसको दुख प्राप्त होगा या दुख की अनुभूति होगी। धार्मिक कार्य करने से उसे सुख मिल सकता है, धार्मिक कार्य में असफल होने पर उसे दुख मिल सकता है। भौतिक कार्य और आर्थिक कार्य, यदि उसे आर्थिक शक्ति प्राप्त हुई है या उसे आर्थिक रूप से लाभ हुआ है तो उसे सुख प्राप्त हो सकता है। तो ये बाह्य स्रोत है, इनके ऊपर वो चर्चा करता है। वो कहता है कि इन बाह्य स्रोतों के माध्यम से व्यक्ति को क्या मिलता है? सुख या दुख मिलता है। जो बाह्य स्रोत है वो ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। एक बेंथम ने और कहा है कि जो सुख होते हैं या दुख होते हैं उनमें केवल मात्रात्मक अंतर होता है। सुखों में क्या होता है? सिर्फ मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता। कि मात्रा के अनुसार आप सुखों को माप सकते हैं कि किस व्यक्ति में किस चीज़ से कितना सुख व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, उसको मात्रात्मक रूप में आप उसको माप सकते हो। वो गुणात्मक अंतर नहीं करता। जबकि हम मिल पढ़ेंगे तो मिल के बारे में जब चर्चा करेंगे, मिल का उपयुक्तवाद पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि मिल गुणात्मक जो सुख होता है उसकी ज़्यादा ज़्यादा चर्चा करता है। जो गुणात्मक सुख होता है उससे ही श्रेष्ठ मानता है। जबकि बेंथम क्या कर रहा है? मात्रात्मक जो सुख है वो कहता है कि सुख कैसे होते हैं? मात्रात्मक होते हैं। चाहे व्यक्ति को उसके लिए एक कथन भी कहता है बेंथम। बेंथम कहता है कि पुष्पिन का खेल उतना ही अच्छा है जितना काव्य पाठ का है। यदि पुष्पिन से, उनका कहने का मतलब ये है कि यदि पुष्पिन खेलने से आपको उतना ही आनंद आ रहा है जितना काव्य पाठ से, तो दोनों का महत्व बराबर है। यानी कि यदि आपको खेलने से उतना ही आनंद प्राप्त हो रहा है
जितना पढ़ने से, तो दोनों बराबर है। तो वो क्या करते हैं, मात्रात्मक सुख की बात करते हैं, उनको मापन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सुख को माप सकते हैं। आपको जिस चीज़ से ज़्यादा सुख मिलता हो, आपको वही कार्य करना है, आपको वही कार्य करना है। बेंथम ने एक और कार्य किया था, सुख दुख मापक यंत्र का भी निर्माण किया था। उसके लिए उन्होंने 7 तत्व बताए थे। कितने तत्व बताए थे? 7 तत्व बताए थे। पहला तत्व था उनका उत्पादकता, दूसरा तत्व था दूरी, तीसरा था अवधि, चौथा था शुद्धता, पांचवा था निश्चिंतता, छठा था तीव्रता, सातवां था समूह। उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो 7 तत्व है, ये सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। सुख और दुख को इनके माध्यम से आप माप सकते हो, इनके माध्यम से आप उनकी तीव्रता जांच सकते हो। तो उनका कहने का मतलब ये था कि इनके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख की जो निश्चितता होती है या तीव्रता होती है, उसको आप माप सकते हो। जो पहले 6 तत्व है, वो व्यक्ति के लिए है। उनसे आप एक व्यक्ति के सुख दुख का आकलन कर सकते हो। लेकिन यदि आप 7वां तत्व जोड़ दो, समूह वाला जोड़ दो, तो इससे आप पूरे समूह की सुख दुख का मापन कर सकते हो, पूरे समूह का सुख दुख का मापन कर सकते हो। इसलिए बेंथम कहता भी है कि राज्य को जब अपनी नीतियों का निर्माण करना हो, जब वो राज्य नीतियों का निर्माण करे, तब उसे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख देखना चाहिए। यदि उस नीति में अधिकतम व्यक्तियों को सुख प्राप्त हो रहा है, यानी कि 50+1 को यदि सुख प्राप्त हो रहा है, तो वो नीति सफल है। इसलिए कई बार बेंथम को ये कहते हैं कि इन्होंने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। क्यों? क्योंकि ये राज्य के ऊपर एक प्रतिबंध डालते हैं कि राज्य को किसके लिए कार्य करना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करना चाहिए। तो इसलिए कई बार ये कहते हैं कि बेंथम ने क्या किया है, सीमित संप्रभुता का समर्थन किया, यानी बोनता की बात इन्होंने क्या किया, राज्य के ऊपर कुछ सीमाएं लांघ दी है कि राज्य यदि कार्य कर रहा है, अपनी संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है, तो उसको अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करते हुए अपनी जो नीतियाँ है उनका निर्माण करना चाहिए। ये बेंथम के कुछ कार्य हैं जो उपयुक्तवाद से संबंधित उन्होंने बताए हैं। अब जो इनका उपयुक्तवाद है, इनकी कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। इनमें जो मुख्य आलोचक है इनके, वो है कार्लाइल। वो बेंथम के उपयुक्तवाद को सुवर दर्शन की संज्ञा देता है। किसकी संज्ञा देता है? सुवर दर्शन की संज्ञा देता है कि ये जो दर्शन है बिल्कुल सुवर दर्शन है। इसके माध्यम से व्यक्ति को जो मानसिक सुख है उसकी प्राप्ति कभी भी नहीं होती, उसको आंतरिक सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। ये सिर्फ तुच्छ प्रकार का सुख है जिससे सीमित समय के लिए व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कार्लाइल क्या करते हैं? बेंथम की आलोचना करते हैं। दूसरा जो इनके शिष्य थे, मिल, इन्होंने भी बेंथम की आलोचना की। इन्होंने कहा कि सुख सिर्फ मात्रात्मक नहीं होते, सुख मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। और बेंथम ने इनके उपयुक्तवाद में संशोधन भी किया था। इनके उपयुक्तवाद में संशोधन करके उन्होंने क्या किया कि सुखों को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों बताया, दोनों में अंतर भी किया। उनका मानना ये था कि जो गुणात्मक सुख होते हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, वो उच्च कोटि के सुख होते हैं, जबकि जो मात्रात्मक सुख होते हैं वो निम्न कोटि के सुख होते हैं। तो इनका जो शिष्य था मिल, वो भी इनकी आलोचना करता है। अब इनका महत्व देखते हैं कि उपयुक्तवाद का महत्व क्या है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, भौतिकवादी युग के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि बेंथम का जो सिद्धांत है उसकी उपयोगिता आज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो आज का वैश्वीकरण का युग है, जो भौतिकवादी युग है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति क्या करता है, वस्तु का उपभोग करने की चेष्टा रखता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बाह्य सुख प्राप्त करने की चेष्टा रखता है, दिखावा करने की चेष्टा रखता है। वो आंतरिक जो सुख था उसको व्यक्ति आज भूलता जा रहा है। तो यदि आज के संदर्भ में देखा जाए तो बेंथम का बहुत ज़्यादा महत्व है।